हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है। इस मॉडल पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से लगभग 30 से 40% एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो भी चैनल में फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बाकी सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो हम लोग चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला सवाल बोल रहे हैं, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। जैसे बीच में जल है, ठीक है, जल के किनारे किनारे 3 ओर से, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर से भी स्थल है। तो तीनों ओर से घिरा है, वो भी स्थल से घिरा है तीनों ओर से, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे खाड़ी। क्या कहेंगे? तो खाड़ी कहेंगे बच्चों। जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसको हम लोग खाड़ी कहेंगे, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह का नाम बताना है आप लोग को, ठीक है। तो इधर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोग को मिल गया झारखंड का पड़ोसी देश, ठीक है। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश। नीचे देखिएगा तो आप लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये नहीं है, ठीक है। सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, इसमें तेलंगाना आ गया तो ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये झारखंड का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए हिमालय, नंदा नदी, नंदा देवी ये सही हो जाएगा, मतलब ये ठीक है। उत्तरी मैदान खादर ये भी ठीक है। भारतीय मरुस्थल बरखान ये भी ठीक है। इसमें सुमेलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो प्रायद्वीप पठार उत्तरी सरकार ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप पठार उत्तरी सरकार ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसमें बताना है सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है। तो देखिए हिमालय पर्वत, तो इसमें देखना है आपको हिमालय पर्वत ये नहीं है, प्रायद्वीप पठार ये भी नहीं है। देखिए दूसरा बी नंबर में देखिए उत्तरी मैदान ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कृषि के लिए बहुत अच्छा मृदा इसमें पाया जाता है उत्तरी मैदान में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मैदान। तो अब देखिए अगला नंबर सवाल, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। इसका कारण देखिए, कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसमें देखिए केवल कथन सही है, कारण सही है और कथन गलत। कथन और कारण दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन और कारण दोनों सही है। अब देखिए अगला नंबर सवाल, है भारत में नदियों का समूह का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है, इनमें बताना है बच्चों आपको। देखिए सिंचाई में है, नौ संचालन में है, जल विद्युत में है, उपरोक्त सभी। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का। अगला नंबर सवाल देखिए 7 नंबर सवाल, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। भारत में मानसून जब आता है तो कौन सा ऋतु का आरंभ होता है बच्चों। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु ये नहीं हो जाएगा, वर्षा ऋतु हाँ ये मानसून, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब मानसून आता है भारत में तो वर्षा ऋतु साथ में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा भारत देश कहा जाए तो मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून नहीं तो जल भी वर्षा भी नहीं होगी, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए 8 नंबर सवाल, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है बच्चों वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटेले वन तथा झाड़ियाँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको कहेंगे लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कहेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? निम्नलिखित में इसमें बताना है कौन जन्म दर का सही अर्थ है। तो देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है। दूसरा में देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है। सी नंबर सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। डी नंबर सवाल देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। तो इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। तो इसका जन्म दर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल बोल रहे हैं बच्चों, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? देखिए, राष्ट्रपति को होता है, प्रधानमंत्री को, या संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर सवाल, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ बच्चों? देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 26 अप्रैल 1948 में, 26 अप्रैल 1994 में, 26 जून 1989 में, 26 जनवरी 1994 में, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ था, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, तो इसका आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ, ऑप्शन में अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, महात्मा गांधी, या वुडरो विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन जो थे ये बोले थे लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा लोकतंत्र मतलब अब्राहम लिंकन जी ने दिए थे, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल है बच्चों 14 नंबर सवाल, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर सवाल 15 नंबर सवाल देखिए, तो आपका है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 543 लोकसभा चुनाव मतलब 543 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए अब अगला नंबर सवाल, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है हमारा संविधान, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल वो है आपका बच्चों, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? इन्हें बताना है कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो देखिए जिलाधीश ये नहीं, गृह मंत्रालय का सचिव ये नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन मतलब गृह मंत्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री ये कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? जो सरकारी निर्णय से जो उनके बीच झगड़ा या तो कुछ भी बात में कुछ होता होगा, तो बात में कुछ होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। उनके पास वो सबसे बड़े होते हैं और वही इनका निपटारा करते हैं, ठीक है, अगर उनके बीच कुछ भी विवाद चलता है तो। देखिए अब 19 नंबर सवाल है,
किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो इसमें बताना है कौन पार्टी ने, मतलब किसका इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे। वो पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 के लोकसभा में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल है बच्चों, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है, यानी वो सबसे केंद्र सरकार में वो सबसे बड़े होते हैं, उनको उच्च अधिकार मिला है, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? जहाँ पे एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? देखिए इसमें बताना है आपको, जहाँ एक वर्ष में मतलब एक साल में वहाँ पे किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से बताना है पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें बताना है ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट में ही हम लोग का आंसर मिल गया। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया बच्चों? तो ये किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा पर निवेश किया जापान जैसे लोग देशों ने अपने देश के विकास के लिए, ठीक है। अब अगला नंबर सवाल देखिए 24 नंबर सवाल, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? बैंकिंग, शिक्षा, खनन या पर्यटन? तो इसमें बताना है, देखिए बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में आता है, शिक्षा भी जो टीचर होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र होता है। तो ये भी शिक्षा भी तृतीय क्षेत्र में आता है, पर्यटन ये भी तृतीय क्षेत्र में आता है, तो खनन ये कृषि क्षेत्र में आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है खनन, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित की? भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किए थे? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। अगर दोपहर में भोजन मिलेगा तो बच्चे ज़्यादा आएंगे, ये सोचकर वो बढ़ावा दिए थे इस योजना को, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में यहाँ जो निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मतलब सुधार हुआ इस राज्य में, ठीक है। अगला 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसमें बताना है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इसके तहत मतलब बेरोजगार भत्ते का हकदार है, मतलब ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? भारत में बताना है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2400 कैलोरी। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, बच्चों, अगला नंबर सवाल बोल रहा है 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है आपका, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? इसमें बताना है किसके द्वारा सरकार द्वारा अधिप्राप्त मतलब अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। बफर स्टॉक जहां सरकार मतलब अनाज रखते हैं, मतलब अनाज, गेहूं, चावल ये सब का भंडार वहाँ रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग बफर स्टॉक। तो ये किसके माध्यम से सरकार मतलब ये बनाया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा मतलब अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है निर्गम कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, बाजार कीमत या राशन कार्ड कीमत। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गम कीमत कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? ये जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक मतलब ये पुस्तक है, तो इसका रचनाकार कौन किए? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, मोंटेस्क्यू, एंजल्स, रूसो, प्लेटो। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोंटेस्क्यू। ये द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? जब फ्रांसीसी क्रांति का वहाँ समय था तो उसमें फ्रांस पर किसका शासन था? और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था ये इसको आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16वां या लुई 12वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लुई 12वां फ्रांसीसी क्रांति के समय पर फ्रांस पर शासन किए थे। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल है, नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक नवंबर के अपराधी थे बच्चों। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेटो कहते हैं उसको। जब हम लोग किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे घेटो बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए अगला नंबर सवाल, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ब्रांडिस। ब्रांडिस जो थे भारत का प्रमुख मतलब महान निदेशक थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल बोल रहा है बच्चों आपका, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? झूम खेती को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो बच्चों हम लोग इसको कहेंगे घुमंतू खेती। क्या कहेंगे? तो घुमंतू खेती कहेंगे झूम खेती को। अब झूम खेती मतलब क्या होता है, यानी घुमंतू मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो घूम घूम कर खेती करते हैं। जैसे कि एक साल इस राज्य में किए, मतलब इस जगह में किए तो दूसरे जगह में चले जाएंगे, यानी कि वो अलग अलग जाते रहते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जाते रहते हैं और खेती करते हैं।
वो एक एक जंगल को साफ कर लेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे, फिर दूसरे जंगल में मतलब एक साल वहाँ किए तो दूसरे साल वो दूसरे जंगल को साफ करेंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं घुमंतू खेती, मतलब घुमंतू खेती करने वाले लोग, तो वे कहलाएंगे घुमंतू खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो घुमंतू खेती के नाम से। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 1857। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए बच्चों, आपका दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखिए मैं पिछले ही पूछा था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी बच्चों। ठीक है, और अगला नंबर सवाल देखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए 39 नंबर सवाल। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1879, 1871, 1869, 1864। तो इसमें बताना है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871 को। ठीक है, अब अगला नंबर सवाल देखिए, इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति कब हुई बच्चों? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया हम लोग को। तो बच्चों आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल में जो फर्स्ट बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये जैक के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और इसमें से भी बहुत सारे इस मॉडल पेपर से भी एग्ज़ाम में लगभग 30 से 40% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम में जाके आराम से बनाइए, तो इसमें आपका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, अच्छा नंबर आ जाएगा अगर आप मॉडल पेपर को करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से ही एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा और इस मॉडल पेपर को एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरह आपको नए नए मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे और सारे सब्जेक्ट का भी मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।